जुनून इश्क पार्ट 11 वो सब कुछ भूल गया है। सिद्धार्थ की आखिरी लाइन सुनकर अयांशी ने अजीब नज़रों से उनकी ओर देखा। अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, डैडी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे भूल गया, इसमें अच्छा क्या है? इसके जवाब में सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई और उन्होंने अयांशी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा इन सब में हम दोनों का बहुत बड़ा फ़ायदा है। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर अयांशी की नज़रें गहरी हो गई और वो सीरियस होते हुए बोली, डैड आप कहना क्या चाहते हैं? मैं शायद अच्छे से समझ नहीं पा रही, भला उसकी याददाश्त जाने से हम दोनों का क्या फ़ायदा? इस पर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोले, उसकी याददाश्त जाने में सबसे बड़ा फ़ायदा तुम्हारा है। अब वो चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। अब वो हर वक्त तुम्हारे आसपास होगा और तुम्हें उसे पाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा फ़ायदा मेरा, अब मुझे मेरी गद्दी के लिए असली वारिस मिल गया है जिसे मैं अपनी तरह बनाऊंगा, जो मेरी कुर्सी संभाल सके, जो मेरी ही तरह नंबर वन बिजनेस टाइकॉन बने और मेरे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। फिर उन्होंने अयांशी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है प्रिंसेस कि ये सब तुम भी कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। और वैसे भी कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। आई होप तुम समझ रही हो। सिद्धार्थ अभी आगे कुछ कहते उससे पहले ही उनकी बात सुनकर अयांशी के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई और वो तुरंत ही सिद्धार्थ के गले लगते हुए बोली, डैडी मुझे पहले से ही बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मुझे काम करना पसंद नहीं। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब आदि हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? ये कहते हुए अयांशी बेहद खुश नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी ओर इटली में एक आलीशान बंगला था जिस पर लिखा था मलिक हाउस। बंगले के अंदर डाइनिंग एरिया में इस वक्त एक मिडिल एज की औरत बैठी थी जो देखने में यंग और ब्यूटीफुल लग रही थी। और उसके साथ करीब 26 साल का एक लड़का बैठा था जो देखने में काफ़ी हैंडसम, लंबा चौड़ा और सुलझा हुआ लग रहा था। वो दोनों चुपचाप बैठे हुए थे और उनके सामने ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा था। औरत कोई और नहीं बल्कि प्रतिभा मलिक थी। उन्होंने कॉफ़ी की सिप लेते हुए गंभीर आवाज़ में अपने सामने बैठे बेटे से कहा, आंसू क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता चला कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई या बच्चों की कोई खबर? इसके जवाब में उनका बेटा अस्तित्व गंभीर आवाज़ में बोला, नहीं मॉम, अभी ख्वाहिश और अदमे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ मैं कई बार चेक करवा चुका हूँ। उस बस में बैठे लगभग सारे पैसेंजर की डेड बॉडी मिल चुकी है, लेकिन उन दोनों का कोई अता पता नहीं मिला। और रही बात अंकल आंटी की, तो आसपास के लोगों से पूछने पर यही पता चला कि अंकल को पहले हार्ट अटैक आया था और आंटी को उनकी मौत का सदमा लगा, जिस वजह से मौके पर ही उनकी भी हार्ट अटैक की से डेथ हो गई। उसकी ये बात सुनकर प्रतिभा जी उदास हो गई और बोली, काश हम लोग मुंबई छोड़कर यहाँ ना आए होते या आने से पहले उनसे मिल लिया होता तो आज शायद सिचुएशन कुछ और होती। सुनाथ भाई साहब, ख्वाहिश के डैड के मुझ पर बहुत बड़े एहसान है। वही थे जिन्होंने तुम्हारे डैड की डेथ के बाद तुम्हें संभाला, वरना बिजनेस संभालने के चक्कर में मैं तुम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी। या उनकी ही मेहरबानी है कि आज तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ दुनिया करती है और तुम टॉप 5 बिजनेस टाइकॉन में शामिल हो। कहते हुए प्रतिभा जी काफ़ी उदास हो गई थी। अस्तित्व का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन पर शो हो रहे नंबर को देखा जिस पर कुछ लिखा था। ये नाम देखकर अस्तित्व के चेहरे के भाव बदल गए और वो साइड में जाकर कॉल पिक करने लगा। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर मलिक, कैसे हैं आप? आई होप आपने मुझे पहचान लिया होगा। इसके जवाब में अस्तित्व ने नॉर्मल टोन में कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मिस मानवी, लेकिन आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ? अस्तित्व की बात सुनकर दूसरी तरफ मौजूद मानवी मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मुझे लगा कि शायद अब मैं आपको याद नहीं। वैसे आजकल आप कहाँ हैं? क्योंकि आखिरी बार मुंबई में मिलने के बाद आपने फिर कभी कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। मानवी के सवाल पर अस्तित्व एक पल के लिए चुप हो गया, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, आपको तो मुंबई का हाल पता ही होगा। 1.5 महीने पहले जो हुआ उन सब की वजह से मैं मॉम को लेकर इटली आ गया। फिलहाल यहीं हूँ। और रही बात कांटेक्ट करने की, तो आजकल हम लोग थोड़ी प्रॉब्लम में हैं, इसीलिए बाकी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं जा पाता। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं कोई मदद कर सकूँ। मानवी ने थोड़ी फिक्र भरी आवाज़ में पूछा। इस पर अस्तित्व ने कहा, आपको याद है जब आप पिछली बार मुंबई आए थी तो मेरे बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने, उसी वक्त आपने मेरे एक अंकल से मुलाकात की थी जिनका बेटा एक एक्सीडेंट के बाद आपके घर पहुंच गया था। शायद आप उन्हें जानती हो। वो तो आप इस वजह से परेशान है। अस्तित्व आगे कुछ कहता उससे पहले ही मानवी ने उसकी बात बीच में काट दी और फिर थोड़ी उदासी से बोली, मुझे भी इन चारों के बारे में पता चला, अंकल आंटी के डेथ के बारे में भी और ख्वाहिश और आदमी के लापता होने के बारे में भी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उनके डैड को क्या हुआ। अचानक से एक अच्छी भला इंसान को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? ज़रूर इसके पीछे कोई वजह रही होगी, कोई ऐसी बात जिससे वो बहुत ज़्यादा हॉट हुए होंगे। मानवी की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इन सब चीज़ों की
तह तक जाकर पता लगाऊँगा कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह थी जिस वजह से उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा, और जिस इंसान ने ये सारी गंदी कारस्तानी की है उसे भी मैं सज़ा दिलवा कर रहूँगा। ये बात अस्तित्व ने गुस्से से कही। अस्तित्व के जवाब में मानवी सीरियस होते बोले, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आप सब में से टॉप 5 बिज़नेस टाइकून का 4th मेंबर विक्रम राणा है। ये सब उसी ने करवाया था। सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि वो काफ़ी वक़्त बाद इंडिया वापस आया है और लोगों के बीच अपनी दहशत फैलाना चाहता है, क्योंकि आजकल वो इंडिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि अब आप चारों को मिलकर उसे समझाना चाहिए कि वो ऐसे काम कम से कम इंडिया में तो ना करे। ये कहकर मानवी चुप हो गई और दूसरी तरफ से अस्तित्व के बोलने का इंतजार करने लगी। लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। हेलो मिस्टर मलिक, क्या आप सुन रहे हैं? तभी उधर से अस्तित्व, जो किसी गहरी सोच में डूब गया था, वो होश में आते हुए बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ, शायद आप ठीक कह रही है। वैसे ये बात आपको अपने भाई से भी करनी चाहिए, वो शायद उससे बेहतर तरीके से समझा सके। वैसे भी दोनों बिजनेस पार्टनर है। अचानक से अभ्युदय का जिक्र सुनकर मानवी एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने अस्तित्व को जवाब देते हुए कहा, मिस्टर मलिक, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम लोग मुंबई आए थे तो वो भी हमारे साथ मुंबई गया था अदम्य को उसके घर पर ड्रॉप करने, और अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में। और उस हादसे वाले दिन हम लोग वापस दिल्ली लौट आए थे, लेकिन अवैध वापस नहीं आया। लास्ट टाइम जाते हुए उसने हमसे कहा था कि वो एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा है, लेकिन अब पिछले 1.5 महीने से उसका कोई अता-पता नहीं है। शायद अभी वो इंडिया से बाहर है या इंडिया में ही है, ये बता पाना मुश्किल है। मानवी की बात सुनकर अस्तित्व के कान खड़े हो गए और उसने सीरियस टोन में कहा, आपके भाई की लास्ट लोकेशन क्या है? क्या आप मुझे बता सकती हैं? इस पर मानवी ने कुछ सोचते हुए कहा, मुंबई के किवी ब्रिज पर उसकी कार और फ़ोन मिला था। हमने वहाँ पूरी तरह जांच करवाई, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। मानवी की बात सुनकर अस्तित्व के चेहरे के भाव बदल गए और उसने खुद से कहा, ये तो वह ब्रिज है जहाँ ख्वाहिश की बस का एक्सीडेंट हुआ था, और बस उसमें बैठे लगभग सारे पैसेंजर मिल चुके हैं सिवाय ख्वाहिश और अदम्य के। तो क्या कहते हुए उसके चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आई। फिर उसने मानवी से कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, फिलहाल के लिए मैं फ़ोन रखता हूँ। कहते हुए अस्तित्व जैसे ही फ़ोन काटने लगा, तभी मानवी ने उसे रोकते हुए धीरे से कहा, मिस्टर मलिक, आप इंडिया वापस कब आ रहे हैं? मानवी के इस सवाल पर अस्तित्व के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने कहा, क्या वकील साहिबा अपने क्लाइंट को मिस कर रही है? इस पर मानवी ने हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप हामी भरी। तब अस्तित्व ने कहा, ओके, कुछ दिन में जल्दी आने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो फिलहाल मुझे फ़ोन रखना होगा। आई एम वेटिंग फॉर यू, टेक केयर। कहते हुए मानवी ने बिना अस्तित्व की बात सुने फ़ोन काट दिया। ये देखकर अस्तित्व ने एक नज़र फ़ोन को देखा और वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी ओर कश्मीर के होटल ओलियाडा में दीवार घड़ी में सुबह के 11 बज रहे थे। होटल के एक बड़े से कमरे में किंग साइज बेड पर दो लोग एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिससे सूरज की हल्की लालिमा ठंडी हवाओं के साथ अंदर आ रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट और हवाओं से हिलती खिड़की पर लगी विंड चार्म्स की आवाज़ इस पल को और भी सुहाना बना रही थी। तभी एक तेज आवाज़ ने इस खूबसूरत सुबह को डिस्टर्ब कर दिया। ये एक फ़ोन कॉल था। फ़ोन की आवाज़ सुनते ही बिस्तर पर सो रही ख्वाहिश की नींद खुल गई और उसकी पहली नज़र अपने ऊपर शर्टलेस सो रहे अवयोध पर पड़ी। एक पल उसे देखने के बाद ख्वाहिश ने गुस्से में उसे अपने ऊपर से धक्का दे दिया, जिससे अवयोध, जो कॉल की आवाज़ से उठ ही रहा था, धक्का लगते ही बेड की दूसरी तरफ जा गिरा। ख्वाहिश तुरंत बेड से उतरकर खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर राजवंशी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ, आप ये क्या कर रहे हैं? ख्वाहिश इस वक्त बेहद गुस्से में थी। वही अवयव, जिसका पहले ही मूड खराब था, वो ख्वाहिश के चिल्लाने से और भड़क गया। वो गुस्से में उठा और ख्वाहिश के जबड़े को कसकर पकड़ते उसे दीवार से सटा दिया और दांत पीसते बोला, चुप, बिल्कुल चुप, समझती क्या हो खुद को? मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जो बेहोश पड़ी लड़की के साथ सोने को तड़प रहा था। वो तुम थी जिसने मुझे अपने पास सुलाया, वो तुम थी जो मेरे करीब रही थी। ये कहते उसने गुस्से से ख्वाहिश को झटक दिया। ख्वाहिश ने जब ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अगले ही पल वो गुस्से से बोली, झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हैं आप, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इनफैक्ट मैं तो कल रात ज़मीन पर थी, तो आखिर मैं बिस्तर पर कैसे आई? इसके जवाब में अवयव ने पहले एक आईब्रो रेज़ करके उसे घूरा, फिर अगले ही पल तिरछी मुस्कान के साथ ख्वाहिश की दोनों तरफ दीवार पर हाथ टिकाते बोला, हाँ, ये नेक काम तो मैंने ही किया था, क्योंकि क्या है ना, इतनी आसानी से मैं तुम्हें खुद से पीछा छुड़ाने नहीं दे सकता। आखिर अभी तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें मरने से भी बचा लिया। आई होप कि तुम्हें तुम्हारा गुनाह याद होगा। अवयव की बात सुनकर ख्वाहिश दंग रह गई। अचानक से उसे कुछ महीने पहले इसी कश्मीर में इसी होटल में हुई अपनी और अवयव की पहली मुलाकात याद आ गई। ख्वाहिश के चेहरे को देखकर अवयव समझ गया था कि उसे उसका गुनाह याद आ गया है। इस बार उसने आगे कहा, और उस गुनाह की वजह से मेरा जो नुकसान हुआ है वो भी याद होगा। इस पर ख्वाहिश की आंखों से एक बार फिर आंसू लुढ़क आए और उसने गर्दन झुका ली। उसकी आंखों में इस वक्त बेशुमार गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। वही अवयुद्ध उसके हर एक भाव को गहराई से पढ़ रहा था। फिर उसने सीरियस आवाज में कहा, लेकिन तुम मेरे पैसे नहीं लौटा पाई थी, तो अब तुम्हें उसके बदले में हमारी डील भी याद होगी, राइट? अवयुद्ध की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखों से गर्म आंसू उसकी गालों पर बहने लगे, लेकिन उसने बेरहमी से अपने आंसू पोंछते हुए कांपती मगर नफरत भरी आवाज़ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे याद है, और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ, क्योंकि अब मैं वाकई आपके पैसे वापस नहीं कर सकती और ना ही मेरा कोई अपना है जिससे मैं मदद मांग सकूँ।
आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा? मैं आपका दिया हर काम करूँगी। कोई भी जॉब वो भी बिना सैलरी के ख़्वाहिश की। ये बात सुनकर अवियत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई और उसने जवाब दिया, तो ठीक है, आज से और अभी से तुम्हें मेरी पर्सनल मेड बनना होगा, यही तुम्हारी जॉब है। फिर उसने एक बार फिर गुस्से से उसके जबड़े को कसते हुए कहा, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने ज़ुबान चला सको, और अब तुम पूरी तरह मेरे कर्ज में डूबी हो। उसके इस बर्ताव से ख़्वाहिश की आँखों में फिर आँसू भर आए और जैसे ही उसने मेड वाली बात सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगले ही पल वो रुआँसी सी आवाज़ में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझे नौकरानी बनने को कह रहे हैं? क्या मैं आपके घर का काम करूँगी, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, क्लीनिंग वगैरह-वगैरह? इस पर अवैध मुस्कुराते बोला, हाँ, बिल्कुल, वो भी सिर्फ़ घर का ही नहीं, घर से लेकर ऑफ़िस तक हर जगह तुम्हें मेरा पर्सनल काम करना होगा, बिल्कुल मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर हर एक चीज़ तुम करोगी। ये सुनकर ख्वाहिश की बोलती बंद हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, अभी वो कुछ जवाब देती, उससे पहले एक बार फिर अवियत का फ़ोन बज उठा। फ़ोन की आवाज़ सुनकर ख्वाहिश से दूर हुआ और बिस्तर की दूसरी ओर से फ़ोन उठाते बोला, कितना भी सोच लो, तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा। क्यों? कि ना करने का तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही इतनी हैसियत। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और तेज आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी जाती ही ख्वाहिश धम्मे से ज़मीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। इस वक्त ख्वाहिश के दिल और दिमाग पर हर जगह बहुत ही दर्द हो रहा था। वो ज़ोर से चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रही थी। तभी उसने रोते हुए खुद से कहा, मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा बुरी है, काश कि पहली बार मैं अपने मॉम डैड से कभी कश्मीर आने की ज़िद ही ना करती, काश कि मैं उस खेल को रोक देती, काश मैं बाकियों की तरह इतनी अमीर होती, काश वक्त पर मैंने अपने डैड को सच बता दिया होता, काश कि मेरा भाई मुझसे दूर ना गया होता, तो आज मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। इन सब में मेरी ही गलती है, क्यों बचाया आखिर उस इंसान ने मुझे, क्यों नहीं अपने भाई के साथ मुझे भी चले जाने दिया। कहते हुए ख्वाहिश अंत में चीख पड़ी। उसने कसकर अपने कपड़ों की मुट्ठी भींच ली और उसके आंसू बहे जा रहे थे। अभी वो रो ही रही थी कि तभी एक बार फिर कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाजे के खुलने की आवाज़ से ख्वाहिश ने उस ओर देखा तो वहाँ पर एक मेड खड़ी थी। उसने हाथों में एक बड़ी सी थैली पकड़ रखी थी। फिर उसने भी एक नज़र ख्वाहिश को देखा। फिर वो थैली को पास के टेबल पर रखते हुए सिर झुकाकर ख्वाहिश से बोली, मैडम, इसमें आपकी ज़रूरत का सामान है, आप फ्रेश हो जाइए। उसके बाद सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। ये बोलकर वो बिना ख्वाहिश की कोई बात सुने सीधे कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद ख्वाहिश ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए एक सरकास्टिक वे में खुद से कहा, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मिस्टर राजवंशी के अंदर दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो भला किसी की दुख तकलीफ क्यों ही समझेंगे। उन्हें तो बस अपने पैसों से मतलब है और अपने पैसों को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन फिर आगे ख्वाहिश ने गुस्से से कहा, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है और आपकी वजह से जो मेरे मॉम डैड मुझसे दूर हुए, उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। आप हमेशा मेरी नज़र में एक गुनहगार रहेंगे। नफ़रत करती हूँ मैं आपसे, बेइंतहा नफ़रत। कहते हुए ख्वाहिश गुस्से से अपनी जगह से उठी और उस पॉलीथीन को उठाकर सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद, जैसा कि अभी ने कहा था, ठीक उसी वक्त पर ख्वाहिश रेडी होकर उसी होटल के मिडिल फ्लोर पर बने कैबिन के बाहर खड़ी थी। इस वक्त उसने एक ग्रे कलर की राफ जीन्स और पर्पल कलर की टॉप, उसके ऊपर लॉन्ग ब्लैक कोट और पैरों में शू पहन रखे थे। मौसम में ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, जिस वजह से अभियोद ने उसके लिए ऐसी ड्रेस मंगवाई थी। फिलहाल ख्वाहिश अपने दोनों हाथ कोट की जेब में डाले बाहर खड़ी थी। अभी उसने कोई हरकत नहीं की थी, मतलब उसने दरवाज़ा नॉक नहीं किया था। वहीं केबिन के अंदर अवयव ने इस वक्त ग्रे सिल्वर कलर की थ्री पीस बिजनेस सूट पहन रखा था, जिसमें उसकी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सुन्ने भाव थे और वो अपना काम कर रहा था। तभी अचानक से उसने काम करते हुए ही हल्की तेज आवाज़ में कहा, स्ट्रॉबेरी अंदर आ जाओ। ख्वाहिश, जो कि बाहर खड़ी दरवाज़ा नॉक करने का सोच ही रही थी, वो अवयव की बात सुनकर अचानक से चौंक गई और उसने खुद से कहा, इन्हें कैसे पता चला कि मैं बाहर हूँ? ये कहते हुए उसने धीरे से केबिन का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आपको कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? अभ्युत, जो अभी काम में लगा हुआ था, उसने कैजुअली कहा, आई कैन फ़ील यू। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश की आँखें हैरानी से फैल गई और वो चौंक गई। तभी तुरंत ही अभ्युत ने अपनी रफ़ आवाज़ में कहा, तुम्हें मैं यहाँ फ़ालतू की गॉसिप करने के लिए नहीं बुलाया, चुपचाप इधर मेरे पास आओ। अवयव की बात सुनकर ख्वाहिश डरते हुए अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दी और उसे थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। ये देख अवयव ने भौं चढ़ाते हुए दाँत पीसकर कहा, स्ट्रॉबेरी, क्या देख रही हो तुम? स्ट्रॉबेरी, क्या चाहती हो तुम? मैं बार-बार अपनी बात दोहराता रहूँ? क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आया? आई सेड कम टू मी। ये सुनकर ख्वाहिश डरते हुए धीरे-धीरे उसके करीब गई, तो अवयव ने उसे झटके से अपने करीब खींच लिया, जिससे ख्वाहिश सीधा उसके सीने से जा टकराई। फिर अवयव ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए सीधा खड़ा कर दिया और गुस्से से बोला, तुम्हें इतनी ज़्यादा छुई-मुई बनने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा-सा हाथ क्या दिया? तुम तो सीधे मेरे सिर पर ही चढ़ने आ गई। अपनी औकात भूलो मत, जानती हो ना तुम्हें यहाँ जॉब क्यों मिली है? तुम मेरी पर्सनल मेड हो और वही बनकर रहो। जितना मैं कहूँगा तुम्हें उतना ही करना है। मैं जितने कदम कहूँ उतने कदम चलोगी, वरना चुपचाप खड़ी रहोगी, समझी? कहते हुए उसने ख्वाहिश को झिटक दिया। ख्वाहिश के साथ ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अवयुत की कई बात सुनकर उसकी आँखों से आँसू बह गए और उसके झटकने की वजह से वो सीधा टेबल पर झुक गई।
फिर अभियूथ ने अपनी नज़र लैपटॉप की ओर करते हुए ख्वाहिश से रफ़ आवाज़ में कहा, ये देखो, ये कुछ फ़ॉरेनर्स की लिस्ट है जो आज इस होटल में घूमने आने वाले हैं। तुम्हें इनका ख़ास ख़्याल रखना है। इनकी हर एक ज़रूरत को तुम पूरा करोगी। इन्हें पूरा होटल घुमाना और साथ ही साथ उनके ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर हर एक चीज़ को तुम मैनेज करोगी। और अगर इस काम में मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो उसके लिए तुम पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। डू यू गेट दैट? ये बात अभियूथ ने थोड़ी ज़ोर से कही तो ख्वाहिश डर से काँप गई और उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। ये देख अभियंत के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वही ख्वाहिश तुरंत वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन इससे पहले वो भी एक कदम आगे बढ़ा पाती कि अभियंत ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच लिया और इस बार ख्वाहिश सीधे उसकी गोद में जा गिरी। उसका बैग अभियंत की ब्रॉस चेस्ट से जा टकराया और ऐसा होते ही ख्वाहिश पूरी तरह से हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अभियंत ने पीछे से अपने दोनों हाथ उसकी बाजुओं पर कसते हुए अपना चेहरा उसके कान के बेहद करीब करके अपनी गहरी आवाज़ में कहा, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अभी मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी है स्ट्रॉबेरी, तुम हर एक सेकंड में क्यों भूल जाती हो कि अब तुम मेरी हो, गुलाम। कहते हुए वो ख्वाहिश के बालों को स्निफ़ करने लगा। वही ख्वाहिश को एक अजीब-सी झंझनाहट महसूस हो रही थी और उसने कुसमुसाते हुए अटकती आवाज़ में कहा, मिस्टर राजवंशी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे प्लीज़, आप मुझसे दूर रहकर बात कीजिए। ख्वाहिश की ये बात सुनकर अभियंत ने झटके से उसे अपनी ओर पलटा और उसके जबड़े पर अपने हाथ कसते हुए दाँत पीस कर कहा, दूर रहूँ मैं तुमसे, नेवर एवर। मुझसे दूर जाने का ख़्याल तुम अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब तुम हमेशा मेरे करीब रहोगी, बेहद करीब। कहते हुए उसने एक नज़र ख्वाहिश के होठों को देखा, फिर अपने अंगूठे से उन्हें मसलते हुए कहा, और एक बात कान खोल कर सुन लो, अब अगर तुमने अपने काम में कोई भी गलती की तो उसकी सज़ा तुम्हारे इन स्ट्रॉबेरी लिप्स को मिलेगी, बिल्कुल पहली बार की तरह। नाउ गेट आउट। कहते हुए अवैध ने उसे अपने ऊपर से झिटक दिया, जिसे ख्वाहिश लड़खड़ाते हुए टेबल को पकड़ लेती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, जिन्हें साफ करते हुए वो तुरंत कैबिन से बाहर निकल गई। दिल्ली में एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जो एक टेक्सटाइल कंपनी सिल्वर शाइन थी। उसके बाहर एक ब्लू कलर की कार आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़की जल्दी से बाहर निकली। गोरा रंग, नॉर्मल हाइट, वाइट कलर की शर्ट और स्काई ब्लू कलर की जीन्स के साथ वाइट शूज पहन रखे थे। बालों का पोनीटेल बनाए, एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में पतली सी चैन वाली नेकलेस थी। देखने में बहुत ही स्टाइलिश लग रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि अंजलि ख्वाहिश की दोस्त थी। वो जल्दी जल्दी कार से निकलकर कंपनी के अंदर बढ़ गई। अंदर जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकती है कि आज यहाँ पर जो मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई सारे टेक्सटाइल कंपनियों के डायरेक्टर शामिल होने वाले हैं, वो कहाँ हो रही है? इस पर रिसेप्शनिस्ट ने उसे 16 फ्लोर पर बने सीलिंग मीटिंग रूम के बारे में बता दिया, जिस पर अंजलि ने उसे थैंक्स कहा और वहां से लिफ्ट की ओर चली गई। 16 फ्लोर मीटिंग रूम। अंजलि जल्दी से मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोल कर अंदर गई। आई एम सॉरी गाइस फॉर द लेट। कहते हुए उसकी नज़र सामने गई। सामने मीटिंग के हेड चेयर पर प्रतीक राजवंशी को देखकर अचानक अंजलि के चेहरे के भाव बदल गए, पर अगले ही पल उसने खुद को नॉर्मल करते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। वही प्रतीक भी उसे देखकर एक पल के लिए उसे देखता रह गया। अभी वहां बैठे बाकी लोगों में से एक मीटिंग मेंबर ने प्रतीक से कहा, सर अब सारे मेंबर आ चुके हैं, अब हमें मीटिंग शुरू करनी चाहिए। जिस पर प्रतीक ने हाँ में सिर हिलाया और मीटिंग शुरू हो गई। करीब 3 घंटे मीटिंग चलने के बाद सबने आपस में पेपर साइन किया और वहाँ से चले गए। तभी जैसे ही अंजलि वहाँ से जाने को हुई, वैसे ही प्रतीक ने उसे रोकते हुए कहा, मिस अंजलि, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? ये सुनकर अंजलि के कदम रुक गए और उसने बिना पीछे मुड़े ही कहा, मुझे लगता है अब मीटिंग खत्म हो गई है मिस्टर राजवंशी, तो बात करने का कुछ बचा नहीं है, सो लेट मी गो। कहते हुए अंजलि बाहर जाने को हुई, तभी प्रतीक आगे बढ़ा और दरवाज़ा लॉक कर दिया और अंजलि से रिक्वेस्टिंग टोन में बोला, अंजलि प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, तुम इस तरह मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। इस पर अंजलि ने रफ टोन में कहा, देखिए मिस्टर राजवंशी, बेशक हम बिजनेस पार्टनर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करें। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही आपकी कोई बात सुननी है। अब आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कहते हुए अंजलि जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगी, तभी प्रतीक ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे दीवार से सटा दिया और खुद उसके इर्द-गिर्द हाथ रखते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। आज तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। आज तुम मुझे बिना बताए नहीं जा सकती कि आखिर मेरी गलती क्या है? तुम मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हो? क्यों बिना बात के मुझे सज़ा दे रही हो? आखिर मैंने किया क्या है? ये कहते हुए प्रतीक की आंखों में तड़प साफ झलक रही थी, लेकिन तभी अंजलि ने गुस्से से कहा, देखिए आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती जिसके भाई की वजह से मैंने अपने दोस्त को खो दिया। वैसे भी अपने दोस्त की हालत की वजह से मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ, क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती भी थी। लेकिन अगर मेरी थोड़ी सी गलती थी, आपके भाई की बहुत बड़ी गलती थी, इसलिए आप मुझसे दूर ही रहिए तो बेहतर है। अंजलि की बात सुनकर प्रतीक हैरान रह गया। उसने बेचैनी में कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। प्लीज़ साफ-साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्या किया है तुमने और क्या किया है मेरे भाई ने? और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे भाई को जानती कैसे हो? इस पर अंजलि ने गुस्से से कहा, वो तो आप अपने भाई से ही पूछिएगा कि कुछ महीने पहले कश्मीर में उन्होंने क्या किया था और उनके साथ क्या हुआ था।
उसके अलावा ना ही मुझे आपसे कोई बात करनी है और ना ही कोई वास्ता रखना है। अब आप मेरे रास्ते से हट जाइए। ये कहते हुए अंजलि वहाँ से निकल गई। उधर ख्वाहिश को गायब हुए 1.5 महीने बीत चुके थे। इस बीच ख्वाहिश की दोस्त अंजलि ने फैशन कंप्लीट कर लिया था और अब वो फैशन इंडस्ट्री में कदम रख चुकी थी, जिससे वो अस्तित्व के घर पहले ही मिल चुकी थी। फिलहाल प्रतीक को उससे वन साइडेड लव हो गया था। अंजलि प्रतीक को झटक कर सीधे कैबिन से बाहर निकल गई। वहीं प्रतीक बस उसे चुपचाप जाता देखता रह गया। फिर तुरंत ही उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और गुस्से में कहा, मुझे 4 महीने पहले कश्मीर के होटल ओलियाना की ओपनिंग में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ जानना है। हर एक छोटी से बड़ी डिटेल, वहाँ क्या हुआ था, सब कुछ। और ये सारी डिटेल आज शाम तक मुझे मेरे ईमेल पर चाहिए। ये कहते हुए उसने असिस्टेंट का जवाब सुने बिना कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट कबीर उसके फ़ोन रखते ही तुरंत अवैध के असिस्टेंट पार्थ को कॉल लगा दिया। दरअसल दोनों ही दोस्त थे और पार्थ हमेशा से अवैध के साथ रहता था और होटल की ओपनिंग में भी वो पूरे टाइम वहीं मौजूद था। जिस वजह से कबीर ने पार्थ को फ़ोन किया। कबीर की कॉल पर पार्थ ने फ़ोन उठा लिया तो कबीर उससे सारी डिटेल पूछने लगा, जिस पर पार्थ ने मोटा-मोटी सब कुछ बता दिया। लेकिन जो प्रतीक को जानना था वो पार्थ ने कबीर को नहीं बताया। वहीं प्रतीक ने भी कबीर को ये नहीं बताया था कि उसे एग्ज़ैक्ट क्या पता लगाना है, जिस वजह से कबीर बिना कुछ ज़्यादा पूछताछ किए फ़ोन रख देता है। और जो भी जानकारी उसे मिली उसे प्रतीक को मेल कर देता है। देखते ही देखते शाम हो गई। इस बेला दिल्ली शाम के समय सिद्धार्थ और श्रद्धा दोनों ही विला के हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अदम्य लिफ्ट से नीचे आया और ठीक उसी समय अयान भी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने इस वक्त अपने कानों में हेडफोन लगा रखे थे और वो मस्ती से नीचे आ रही थी कि तभी वो बगल से गुजर रहे अदम्य से बुरी तरह टकरा जाती है और उसकी जोरदार चीख निकल जाती है। ये चीख सुनकर श्रद्धा और सिद्धार्थ दोनों ही घबरा जाते हैं और उनकी नज़र सीधी उसी तरफ चली जाती है। आयांशी की चीख सुनकर दोनों उसे देखने लगती है। वहीं अदम्य ने अगले ही पल उसे सीधा खड़ा करते हुए उसका हेडफोन खींच लिया और वहां से हॉल की तरफ बढ़ते हुए इमोशनलेस आवाज में कहा, ये ध्यान लगाकर दोबारा मेरे सामने मत दिखना वरना अच्छा नहीं होगा। इससे पहले तो तुम बाद में होगी, अंधी पहले हो रही हो। कहते उसने हेडफोन को पास के डस्टबिन में फेंक दिया और श्रद्धा के बगल में जाकर आराम से बैठ गया। बिना ये देखे कि पीछे खड़ी अयांशी का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था और इसी के साथ अयांशी ने गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे हेडफोन डस्टबिन में डालने की, तुम्हें पता भी हो कितना एक्सपेंसिव थे। ये कहते हुए अयांशी गुस्से से तमतमाते हुए अदमी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे यूं चिल्लाता देख सिद्धार्थ जी ने प्यार से समझाते हुए कहा, प्रिंसेस आपको इस तरह से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना भी एक्सपेंसिव नहीं था कि तुम उसे दोबारा ना खरीद सको। लेकिन सिद्धार्थ आगे कुछ कहते उससे पहले ही अदम्य ने भारी आवाज़ में कहा, डैड वो हेडफोन डस्टबिन में ही गए हैं, पानी में नहीं कि ख़राब हो जाएंगे। अगर इसे इतनी ही फिक्र है तो ये वहाँ से उठा सकती है, इसमें इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। उसकी बात कम ऑर्डर ज़्यादा लग रही थी। वही सिद्धार्थ और श्रद्धा को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या कहे। अदम्य का नेचर बहुत ज़्यादा रफ था। अयांशी ने जब उसकी बात सुनी तो वो हद से ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसी लहजे में बोली, वो तो सिर्फ डस्टबिन में है और बिल्कुल सही कहा तुमने, वो ख़राब भी नहीं हुआ है। तो अब तुम उठो और उसे वहाँ से निकाल कर मुझे दो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। यह कहते हुए वो कमर पर हाथ रखे गुस्से से उसे घूरने लगी। ये सुनकर श्रद्धा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उन्होंने तुरंत अयांशी से कहा, आयु बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें आधी से इस तरह बहस नहीं करनी चाहिए। देखो वो अभी-अभी हॉस्पिटल से आया है, उसे तो इतना लड़ाई मत करो, तुम तो समझदार हो। श्रद्धा अभी अपनी बात पूरी कर रही थी कि तभी अयांशी के फेशियल एक्सप्रेशन बदलने लगे और देखते ही देखते उसका मुँह बन गया और उसने पाउट बनाकर बड़बड़ाती आँखों से कहा, मॉम अब मुझे ऐसे कह रही है, आप इसके आते ही इस तरह बदल जाएँगी, मैंने सोचा नहीं था। क्या अब आपको अपनी बेटी से कोई प्यार नहीं है क्या? आपको इसकी हरकत नहीं दिखती, इसने किस तरह मेरे साथ बिहेव किया? अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। कहते हुए अयांशी बच्चों की तरह रोने लगी। उसका यूँ रोना देख श्रद्धा की आँखें नम हो गई। लेकिन सिद्धार्थ तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोले, नो नो माय प्रिंसेस, आप अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहा सकती और ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी मम्मा सही कह रही है, अभी आपको मेरा मतलब आदमी को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। मेरी बेटी तो सबसे समझदार है ना, वो किसी से इस तरह बहस नहीं करती। कहते हुए सिद्धार्थ ने उसके बनावटी आंसू साफ किए और प्यार से बोले, और रही बात हेडफोन की, तो उसे मैं खुद उठा देता हूँ। उनकी बात सुनकर अयांशी के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन वही नॉर्मल बैठा अदम्य का चेहरा सख्त हो गया और उसने तुरंत अपनी जगह से उठते हुए दांत पीस कर अयांशी को देखते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डैड, मैं उठा देता हूँ। ये सुनकर अयांशी के चेहरे पर बड़ी से स्माइल आ गई। वही श्रद्धा और सिद्धार्थ दोनों ही मुस्कुरा दिए। उधर अदम्य ने डस्टबिन में हाथ डाला और उसके चेहरे पर एक डबल स्माइल आ गई। उसने उस क्यूट से दिखने वाले पर्पल कलर के हेडफोन को डस्टबिन में ही मोड़ दिया और तोड़ दिया, फिर निकाल कर अयांशी के हाथ में थमा दिया। अयांशी उस वक्त खुश होने में इतनी मगन थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया और हेडफोन के टेबल पर रखते हुए एटीट्यूड में बोली, देख लिया ना अयांशी, सिंघानिया से भिड़ने का नतीजा, हर किसी को मेरे सामने झुक कर ही रहना पड़ता है। कहते उसने प्राउड से अपनी टॉप का कॉलर ऊपर कर लिया। वही अदम्य ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये देखकर अयांशी का मुंह बन गया। तभी श्रद्धा ने कहा, अच्छा अब बस करो तुम दोनों और चलो डिनर करो। यह कहकर वो डाइनिंग एरिया की ओर चली गई।
थोड़ी ही देर में चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी सिद्धार्थ ने खाना खाते हुए अयांशी से कहा, प्रिंसेस, अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, तो तुम्हें भी कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके जवाब में अयांशी ने कहा, हाँ डैड, मैंने कॉलेज में बात कर लिया है, मैं कल से ही कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ। तभी श्रद्धा ने बीच में कहा, आइयो बेटा, ऐसा करना कि आधे के लिए भी वहीं बात कर लेना, वैसे भी तुम दोनों सेम क्लास में हो, तो आगे की स्टडी भी साथ में करोगे। ये सुनकर सिद्धार्थ ने भी सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन तभी अदम्य ने शांति से अपनी प्लेट सरकाते हुए कहा, नो मॉम, अभी मुझे कॉलेज नहीं जाना है, कुछ वक्त तक मैं घर से ही स्टडी करना चाहता हूँ। अभी मुझे खुद को समझना है, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करना है, और डोंट वरी, मैं जल्दी सब कुछ कवर कर लूँगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे कॉलेज नहीं जाना। उसकी ये बात सुनकर सिद्धार्थ ने गौर से उसे देखते हुए पूछा, क्या कल तुम मेरे साथ ऑफ़िस चलना चाहोगे? ये सुनकर अदम्य ने उनकी ओर देखते हुए कहा, क्या वाक़ई आप मुझे ऑफ़िस ले जाना चाहते हैं? इस पर सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान आ गई और उन्होंने हाँ साफ़ करते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल। आखिरकार तुम्हें ही तो सब सँभालना है, तो जितनी जल्दी हो सके तुम्हें सारी चीज़ें समझनी होगी। हमारे सारे ऑफ़िस, कंपनी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हॉस्पिटल, एक्स्ट्रा सब चीज़ के बारे में अभी से तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आगे चलकर तुम मेरी तरह नंबर 1 बिज़नेस टाइकून बन पाओगे। सिद्धार्थ की ये सारी बात आदम बहुत ही गौर से सुन रहा था, और उनकी बात खत्म होने पर उसने सीरियस टोन में कहा, ओके डैड, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है, तो आप मुझे अपने साथ ऑफ़िस वर्क में ही लगा लीजिए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ फूले नहीं समा रहे थे। आखिर उनकी बेटी की कमी जो पूरी हो गई थी। वो जैसा चाहते थे उन्हें वैसा ही बेटा मिल गया था। शायद उन्हें उन्हीं का बेटा मिल गया था। तभी उन दोनों बाप बेटी की बात सुनकर श्रद्धा ने नाराज़गी से कहा, ये क्या सिद्धार्थ, अभी-अभी आपका बेटा हॉस्पिटल से आया और आप उसे ऑफ़िस के काम में लगाना चाहते हैं। इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं आप? श्रद्धा की बात पर रियांशी ने अदम्य को घूरते हुए कहा, आप इसकी फ़िक्र मत करिए मॉम, इससे अब कुछ नहीं हुआ है। अभी पूरी तरीके से ठीक है। थोड़ा ऑफिस वर्क करेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, जो हर वक्त मुझसे लड़ता रहता है। ये कहते उसने अदम्य से मुंह फेर लिया। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर अदम्य ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत ज़्यादा जुबान चलती है तुम्हारी लिटिल स्क्वायरल, पर बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने काबू में कर लूँगा। कहते ही उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वहीं उन दोनों को इग्नोर करके सिद्धार्थ ने श्रद्धा को जवाब देते हुए कहा, जान, आपको अपने बच्चे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं अभी से ही उसे हर चुनौती के लिए तैयार करना चाहता हूँ, जिसे आगे वो कभी भी किसी से ना हारे, बल्कि दुनिया उसके सामने घुटने टेके। ये सुनकर श्रद्धा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि मेरे बेटे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट, कहते हुए किचन की ओर बढ़ गई। वहीं अयांशी भी उठकर अपने कमरे में चली गई। तभी सिद्धार्थ ने अदम्य से कहा, कल सुबह तुम पहले प्रिंसेस को उसके कॉलेज छोड़ने जाओगे, फिर ड्राइवर के साथ ऑफिस आना। अब जाकर रेस्ट करो, ठीक है? इस पर अदम्य ने हाँ में सिर हिलाया और उठकर वहां से लिफ्ट की ओर चला गया। वहीं सिद्धार्थ किचन की ओर बढ़ गए। शहर कस्म में रात के 11 बजे एक काफी खाली मैदान के बीचों बीच एक छोटा सा कॉटेज बना हुआ था। वहीं दूर दूर तक ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, ना कोई पंछी परिंदा, किसी के होने की कोई संभावना नहीं थी। वहीं उस छोटे से कॉटेज के अंदर से किसी की भयानक चीख की आवाज़ आ रही थी, मानो वह इंसान मौत के लिए तड़प रहा हो, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं हो रही हो। तभी उस कॉटेज का दरवाज़ा खुला और एक लंबी चौड़ी पर्सनालिटी अपने भारी कदमों से अंदर आई। तभी कॉटेज में रहा एक लड़का दौड़कर उसके पास आया और सर झुकाते बोला, बॉस, ये आदमी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। हमने बहुत कोशिश कर ली है, पर ये उस दिन मिस्टर शिवनाथ कपूर के कॉलेज में क्या हुआ था वो बता नहीं रहा है। शिवनाथ कपूर ख्वाहिश कपूर के डैड और एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। वही ख्वाहिश की मॉम का नाम ज्योति कपूर था। उन दोनों की डेथ के बाद ही ख्वाहिश अपने भाई अदम्य के साथ अपने रिलेटिव के घर जा रही थी, जब दंगे में उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया था। वही ख्वाहिश को लगता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, और उसके मॉम डैड की तरह उसकी बात पर वो लड़का, जो कि कोई और नहीं बल्कि अवयुत था, उसके चेहरे के भाव डार्क हो गए और उसने अपने पास खड़े अपने असिस्टेंट पार्थ से गुस्से में कहा, अब बस बहुत कर लिया मैंने उसके मुंह खुलवाने का इंतजार, अब उसे मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए अवयुत गुस्से से कॉटेज के पिछले एरिया में चला गया। वहीं उस वह एरिया में लगभग 36 से 35 साल का आदमी सीलिंग से लटक रही एक जंजीर के सहारे बंधा हुआ था। वहीं उसके शरीर पर कई तरीके के घाव बने हुए थे, जिनमें से खून रिस रहा था। वहीं उसके हाथों के 2 नाखून भी निकल चुके थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी दिनों से टॉर्चर किया जा रहा हो। तभी अवयोध उसके सामने आकर अपनी भारी आवाज़ में बोला, तेरे पास आखिरी मौका है। अगर आसान मौत चाहता है तो बता दे, उस दिन उस कॉलेज में क्या हुआ था, जिस वजह से मिस्टर कपूर को हार्ट अटैक आया, वरना अपनी भयानक मौत के लिए तैयार हो जा। ये कहते हुए अवयोध ने हाथ आगे बढ़ाया तो पार्थ ने उसके हाथ में एक गैलन पकड़ा दिया। वही वो आदमी जो मरने की हालत में था, उसने जैसे ही अवयोध की बात सुनी, उसने अपनी मरी हुई अटकती आवाज़ में कहा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता दूँगा। पर भगवान के लिए मुझे बख्श दो। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे ये सब कुछ ज़बरदस्ती करवाया गया था। ये कहते हुए अचानक से वो आदमी ज़ोर-ज़ोर से खाँसने लगा। उसके मुँह से एक-एक शब्द बड़ी मुश्किल से निकल रहा था, लेकिन तभी अभी ने गुस्से से कहा, ज़बरदस्ती करवाया गया हो या तूने जानबूझकर किया हो, लेकिन गलती तो तुमने की है और उसकी सज़ा तुझे मिलकर रहेगी। लेकिन उससे पहले जल्दी बता कि आखिर उस दिन क्या हुआ था? ऐसा क्या किया था तुमने जिस वज़ह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया? अवयुत की आवाज़ गुस्से में और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी, जिसे उस आदमी के हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी।
लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से उसने बताना शुरू किया, वो दंगे वाले दिन के एक दिन पहले जब प्रोफ़ेसर शिवनाथ जी अपने कॉलेज के बाहर निकल रहे थे, तभी मैंने उन्हें रोक लिया और उन्हें उनकी बेटी ख्वाहिश के कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाए, जो कुछ असली थे और बाकी हद से ज़्यादा नकली। उन फ़ोटोज़ में उनकी बेटी एक होटल में डांस कर रही थी और कुछ फ़ोटोज़ में वो किसी के साथ कमरे में थी। अभी वो अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले उसकी ज़ोरदार भयानक आवाज़ पूरे कॉटेज में गूँज गई और ये उसकी आखिरी आवाज़ थी। वहीं फ़िलहाल अवैध उसके सामने गुस्से से अपने हाथ में खाली गालन लिए खड़ा उस आदमी के पिघल रहे शरीर को देख रहा था। थोड़ी देर में उस आदमी का पूरा शरीर पिघल कर ज़मीन पर फैल गया और अभी तो उसे एक डिस्गस्टिंग लुक देते हुए पार्थ से कहा, जल्द से जल्द उस विक्रम राणा से मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ या आखिर वो क्या चाहता है, लेकिन मैं उसके मकसद में कभी भी उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। इस पर पार्थ ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया तो अवध उस कॉटेज से निकल गया। रात के 1 बजे होटल ओरिएंटा होटल के एक कमरे का दरवाज़ा खुला। कमरा इस वक्त अंधेरे से सराबोर था। तभी एक परछाई कमरे में दाखिल हुई। वही कमरे के अंदर बिस्तर पर इस वक्त ख्वाहिश गहरी नींद में सो रही थी। वहीं वो शख्स जो कमरे में आया था, उसने सबसे पहले अपने लॉन्ग ओवरकोट को निकाल कर सोफे पर फेंका, फिर अपनी टाई की नोक ढीली करते हुए सीधा बिस्तर की ओर बढ़ गया। बिस्तर पर आकर उसने एक नज़र ख्वाहिश को देखा, जो तकिए में मुँह छिपाए सो रही थी। ये देख उसने एक झटके से तकिया खींचकर ख्वाहिश से अलग कर दिया। वही ख्वाहिश ने कसमसाते हुए करवट बदल लिया। अब उसका चेहरा उस इंसान के सामने था। वही वो इंसान धीरे से उसके बगल में लेट गया और अपने अंगूठे से ख्वाहिश के स्ट्रॉबेरी लिप्स को सहलाते हुए अपनी गहरी आवाज़ में बोला, डोंट वरी स्ट्रॉबेरी, बहुत जल्द मैं उन लोगों को खून के आंसू रुलाऊंगा जिनकी वजह से तुम आज इस तकलीफ में हो। लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। फिर चाहे तुम खुद मेरे पास रहना चाहो या ना रहना चाहो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ नाउ यू आर माई डिज़ायर विट, नॉट ओनली डिज़ायर, यू आर माई टॉक्सिक डिज़ायर। कहते हुए अवयूर ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और सुकून से आंखें बंद कर ली। अगली सुबह दिल्ली राजवंशी पैलेस। सुबह सारे लोग ब्रेकफास्ट करके अपनी अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। वही घर पर इस वक्त पार्वती जी के अलावा उमा जी, जया जी के साथ मानवी भी मौजूद थी। अभी वो चारों हॉल में बैठे कुछ बातें कर रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। तभी एक नौकर ने दरवाज़ा खोला और एक थोड़ा उम्रदराज आदमी और उसके साथ एक 23 साल की लड़की अंदर की ओर आई। वहीं उन्हें देखते ही पार्वती जी अपनी जगह से खड़ी होती हुई मुस्कुराकर बोली, अरे विक्रम बेटा, रश्मि, बड़े दिनों के बाद तुम लोगों का आना हुआ, आओ। ये कहते हुए पार्वती जी खुद आगे बढ़ी। वही विक्रम ने भी आगे बढ़कर पहले उनके पैर छुए, फिर रश्मि ने भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर वो लोग हॉल में आकर बैठ गए। वही उमा और जया किचन की ओर बढ़ गई, लेकिन मानवी वहीं बैठी रही। तब भी विक्रम जी ने गंभीर आवाज में कहा, माँ जी, हमें जैसे ही अवरोध के बारे में पता चला, हम लंदन से तुरंत ही वापस आए। हमें सुनकर बहुत दुख हुआ। उनकी ये बात सुनते ही पार्वती जी उन्हें सख्त आवाज में रोकते हुए कहा, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पोता अभी किसी खास काम की वजह से बाहर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगो। पार्वती जी की बात पर विक्रम चुप हो गए। वही हॉल में कुछ पल की खामोशी छा गई। तभी इस चुप्पी को तोड़ते हुए पार्वती जी ने कहा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने हमारी कंपनी के साथ टाई अप करने के बारे में क्या सोचा है। इसके जवाब में विक्रम ने सीरियस होते हुए कहा, माँ जी, जैसा कि आप पहले से जानती हैं कि इस बारे में हमारी बात हो चुकी है, तो आज भी मेरी वही कंडीशन है। आपके पोते को मेरी बेटी से शादी करनी होगी, तभी मैं अपनी कंपनी आपकी कंपनी के साथ मर्ज करूंगा, वरना ये इम्पॉसिबल है। विक्रम की बात सुनकर पार्वती जी ने वे आश्वासन देते हुए कहा, देखो विक्रम, मुझे पता है इन दिनों तुम हमसे नाराज चल रहे हो, इसलिए मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम बेफिक्र रहो। अपनी कंपनी को हमारी कंपनी से मिला और रश्मि की शादी मैं खुद अपने पोते से करवाऊंगी। और तुम जानते हो, पार्वती राजवंशी कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटती। पार्वती जी की बातों में घमंड और सीरियसनेस साफ नजर आ रही थी। वहीं अब उनकी बातों से विक्रम को भी यकीन हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने झिझकते हुए पूछा, लेकिन अवरोध कब आएगा, क्या इसका कोई आइडिया है आपके पास। ये सुनकर पार्वती जी चुप हो गई। तभी अब तक शांत बैठी मानवी ने कहा, मैं जल्द ही उससे रिलेटेड इन्फो आपको दूंगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये सुनकर पार्वती जी के साथ विक्रम और रश्मि ने भी उसे सवालिया नजरों से देखा। तो मानवी ने जवाब में कहा, वो एक्चुअली मुझे अपने कुछ आदमियों से पता चला है कि इन दिनों छोटे कश्मीर में देखा गया है। ये सुनकर पार्वती जी ने हैरानी से कहा, तुम क्या कह रही हो, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पार्वती जी के सवाल पर मानवी ने थोड़ा रुक कर कहा, दादी माँ, मुझे भी इसका पता कल रात ही चला है, अभी मैंने कुछ गार्ड्स को इन्फॉर्म करने भेजा है। ये कहकर मानवी चुप हो गई और मन ही मन बोली, ओह छोटू, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। तो एक लॉयर होने के बावजूद भी झूठ बोलना नहीं आता। तुम्हारे सही सलामत होने की न्यूज़ मैं कैसे दूंगी। अभी ये सोच ही रही थी कि तभी पार्वती जी अचानक खुश होते बोली, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें खुद जाकर वहाँ पता लगाना चाहिए और जल्द से जल्द उसे यहाँ लेकर आना चाहिए। रश्मि ने भी तुरंत एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ दादी जी, दादी माँ ठीक कह रही है। वैसे भी मैं 4 दिन बाद अपनी शूटिंग के सिलसिले में कश्मीर जाने वाली थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द जाना चाहिए और अगर अवयुत वहाँ है तो उससे मिलना चाहिए। इन सब में इतनी एक्साइटमेंट देखकर मानवी ने अपने माथे पर उंगली रफ करते हुए पहले कुछ सोचा, फिर रश्मि से बोला, ऐसा है कि मेरी बात मेरे आदमी से हुई है और उन्होंने बताया कि अभी वो अपने दुश्मनों से हाइड है, इसलिए अभी तुम वहाँ जाकर उसके प्लान को ख़राब मत करो। मानवी की बात किसी को पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी,
लेकिन फिर भी सबको कहीं न कहीं यकीन था कि अभियुद एक बड़ा बिज़नेस आइकॉन है और कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है। इसीलिए विक्रम और पार्वती जी ने बात की गंभीरता को समझते हुए अभियुद के खुद वापस आने का इंतज़ार करना ही ठीक समझा। और इस बात की तसल्ली थी कि अभियुद सही सलामत है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एक सबसे बड़ी कॉलेज के सामने एक लैम्बोर्गिनी आकर रुकी, जिसे देखकर कॉलेज के अंदर बाहर आते-जाते लोग रुक-रुक कर उस कार को देखने लगे। सबको बड़ी बेसब्री से उसमें से उतरने वाले लोगों का इंतज़ार था। वहीं कार के अंदर अयान्सी और अदम भी मौजूद थे। आज अदम हद से ज़्यादा हैंडसम नज़र आ रहा था। उसने व्हाइट पैंट और शर्ट पहन रखी थी। साथ में ब्लैक लेदर शूज़ और ब्रांडेड वॉच, आँखों पर ब्लैक शेड्स और बालों को सलीके से सेट किया हुआ था। 19 साल का अदम में आज बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। आज वो एसएसएस इंडस्ट्री जाने वाला था, जिस वजह से वो इस तरह रेडी हुआ था। वहीं अयांशी का आज कॉलेज का पहला दिन था। वैसे तो इस कॉलेज के सबसे बड़े ट्रस्टी उसके डायरेक्ट मिस्टर सिद्धार्थ शेखर सिंघानिया थे, जिस वजह से एक तरह से उनका यहाँ सिक्का चलता था। लेकिन सिद्धार्थ ने कॉलेज के डीन और ख़ास तौर पर अदम्य को ये हिदायत दे रखी थी कि वो अयांशी को थोड़ा कड़क होकर डील करे, क्योंकि वो बहुत ही चंचल और ज़िद्दी किस्म की लड़की थी। कार के अंदर बैठी अयांशी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ा था। उसने इस वक्त पर्पल कलर का कुर्ता और ऑफ वाइट रफ जीन्स पहन रखी थी। गले में स्टॉल और कंधे से नीचे तक आती बालों को ढीली चोटी, चेहरे पर बस हल्का सा मॉइस्चराइजर था। इसके अलावा नो मेकअप, फिर भी उसकी खूबसूरती बेहद नेचुरल और एलिगेंट लग रही थी। दरअसल वो वेस्टर्न या कोई मॉडर्न ड्रेस पहनना चाहती थी, लेकिन अदम्य ने आज ज़बरदस्ती उसे यही कपड़े पहनने पर मजबूर किया था, या यूँ कहे कि उसने खुद उसे रेडी किया था। गाड़ी के रुकते ही अयान से गुस्से से बाहर निकलने लगी, तभी अदम्य ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे अयान से सीधे उसके सीने से टकरा गई। अदम्य ने बड़े ही सलीके से उसकी कमर को होल्ड कर लिया। एक पल के लिए वो चौंक गई, लेकिन अगले ही पल गुस्से से अदम्य पर चिल्लाई, वो तो। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, अदम्य ने दांत भींचते हुए घूरा। अयान से गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे, ये कैसी हरकत है? मुझे कॉलेज के अंदर जाना है, देर हो रही है। अदम्य ने उसे घूरते हुए भारी आवाज में कहा, जो जो समझाया उसे भूलना मत। अगर गलती से मुझे पता चला कि तुमने किसी लड़के से फ्रेंडशिप की है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। डू यू गेट दैट? अदम्य की बात सुनकर अयांसी ने उसे घूरते हुए कहा, और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो? अयांसी का इतना कहना था कि अगले ही पल उसकी दर्द भरी तेज आवाज कान में गूंज गई, क्योंकि अदम्य ने कसकर उसका हाथ मरोड़ते हुए उसे कमर के पीछे दबाकर अपने और करीब कर लिया था। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हो चुका था और उसी गुस्से में उसने भारी आवाज में कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और गलती से भी किसी लड़के के आस-पास नज़र आई तो उस लड़के के अंदर से उसके प्राण खींच लूँगा और फिर तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। डोंट नाउ गेट आउट। ये कहते हुए उसने अयांसी को एक झटके से छोड़ दिया। वह इस बात और उसकी हरकत से अयांसी हद से ज़्यादा डर गई, क्योंकि आज अदम में हमेशा से बिल्कुल अलग और डेंजरस लग रहा था। बिल्कुल किसी शैतान की तरह, मानो जो वो कह रहा हो उसे करना उसके लिए बाएँ हाथ का खेल हो। अयांसी यही सब सोचते हुए जल्दी-जल्दी कार से निकली और लगभग दौड़ते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। वहीं अपनी बातों का असर अयांसी पर होता देख अदम ने खुद में तिरछा मुस्कुराया और अगले ही पल हवा की तेज़ी के साथ वहाँ से एसएस इंडस्ट्रीज़ के लिए निकल गया। इधर दूसरी तरफ कश्मीर होटल ओलियांडा के एक प्राइवेट रूम में माहौल बेहद इंटेंस और खतरनाक लग रहा था। कमरे में लगे इटालियन सोफे और कांच के टेबल के सामने इस वक्त दो लोग बैठे थे, और अगर उन्हें एक दूसरे का जाने दुश्मन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन दोनों में से एक आदमी आराम से पैर पर पैर चढ़ाए चेहरे पर जहरीली मुस्कान लिए बैठे सामने शख्स को देख रहा था। वहीं उसके सामने बैठा इंसान उसे बुरी तरह घूर रहा था और दांत पीसते हुए बोला गुस्से में, देखो राना, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। उसकी बात सुनकर सामने बैठे विक्रम राणा ने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए टिजिंग टोन में कहा, ओहो, अभी तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मैंने तो अभी तक उसे कुछ किया ही नहीं है, लेकिन हाँ, आगे की मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा। ये कहते हुए विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ये हंसी सामने बैठे अवयुत का खून खौलाने के लिए काफी थी। इसी के साथ अवयुत ने गुस्से से सामने रखी वाइन की बोतल जमीन पर पटकते हुए कहा, अपनी हद में रहो राणा, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। उसकी ये बात सुनकर जो विक्रम अभी हंस रहा था, वो अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से में अपनी स्लीव मोड़ते बोला, ओ रियली? तो क्या कर लोगे तुम मेरा? भूलो मत कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिसमें बिजनेस डील के बदले तुमने अपने एक एम्प्लॉय का सौदा किया है, और अब मैं उसे लेकर रहूंगा, फिर चाहे तुम उसे कितना भी छुपा लो। विक्रम की बात सुनकर अभियों ने गुस्से से उसकी तरफ एक फाइल फेंकते हुए कहा, यही है ना वो कॉन्ट्रैक्ट? तो लो, आज मैं इसे यहीं ख़त्म कर देता हूँ। ये कहते उसने उस कागज़ात को फाड़ कर विक्रम के मुँह पर फेंक दिया और दाँत पीसते बोला, आज के बाद ना तुम मेरे बिज़नेस पार्टनर हो और ना ही हमारी कोई डील बाकी है। नाउ गेट लॉस्ट। अवयुत की इस हरकत से विक्रम शॉक्ड हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अवयुत ने वो डील इतनी आसानी से तोड़ दी। दरअसल उस डील को तोड़ने का मतलब था कि जितना अमाउंट विक्रम ने इस प्रोजेक्ट पर लगाया था, अब उस कंपनी को उसका 3 गुना वापस करना पड़ेगा, और वो रकम कोई छोटी नहीं। लेकिन फिर भी अवयुत ने एक झटके में ये डील तोड़ दी थी। कुछ देर तक अवयुत को देखने के बाद विक्रम के चेहरे पर अचानक एक डबल स्माइल आ गई। उसके करीब झुकते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला,
एक मामूली से एम्प्लॉय के लिए इतना एफर्ट इंटरेस्टिंग, बट यू नो व्हाट, अब तो उससे तुमसे छीनने में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये कहते हुए विक्रम वहाँ से निकल गया। वही उसकी बात सुनते ही अवधूत गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम उसे हाथ भी लगा सको, और अगर गलती से भी तुमने उसकी ओर नज़र उठाई तो तुम्हारी आंखें किसी अंधेरे कोने में सड़ने के लिए भी नहीं बचेगी।